नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट है यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रवि कुलरिया सर की बुक प्राचीन भारतीय वस्तुनिष्ठ का आज अंतिम चैप्टर, पूर्व मध्यकालीन भारत का समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति। अंतिम चैप्टर 16 चैप्टर। इसके बाद हम अब सर की जो बुक आ चुकी है मध्यकालीन भारतीय इतिहास की ऑब्जेक्टिव बुक, उसको शुरू करेंगे। अभी तक आप में से जिन्होंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अगले 1-2 दिनों में हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास की बुक शुरू करने वाले हैं। और इसके साथ ही जो हमारी नाथ पब्लिकेशन की बुक चल रही है, थ्योरी की बुक, उसका भी एंशंट का पार्ट कंप्लीट हो चुका है, उसको भी हम मध्यकाल का पार्ट अब शुरू करेंगे। तो इन दोनों बुकों का मध्यकालीन का जो पार्ट है वो शुरू करने वाले हैं। इसकी सूचना हम आज या कल तक टेलीग्राम पर दे देंगे कि कब शुरू करने वाले हैं। 1-2 दिन में शुरू करेंगे। तो जिन्होंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, और जिन्होंने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो करते हैं आज के इस चैप्टर को शुरू। पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन कौन से सामाजिक परिवर्तन पूर्व मध्यकाल में हुए। निम्न में से कौन कौन से सामाजिक परिवर्तन है जो पूर्व मध्यकाल में हुए थे। तो वैश्य वर्ण का पतन हुआ, शूद्र वर्ण का उत्थान हुआ, सामंतवाद का विकास हुआ और उपजातियों की संख्या में वृद्धि हुई। तो चारों ही ऑप्शन है जो सही है। सामाजिक परिवर्तन जो पूर्व मध्यकाल में हुए थे, द नंबर ऑप्शन। सभी वर्णों में जातियों और उपजातियों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई। राजतरंगिणी में 64 उपजातियों का वर्णन मिलता है। शूद्रों की आर्थिक स्थिति में भी पर्याप्त बदलाव आए। कृषि कार्य सामान्यतः शूद्रों का ही व्यवसाय बन गया। व्यापार वाणिज्य में ह्रास के कारण वेश्यों की स्थिति में गिरावट आई। अलबरूनी ने तो वेश्यों व शूद्रों में कोई अंतर ही नहीं पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व मध्यकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूर्व मध्यकाल के संबंध में निम्नलिखित कथन। पहला कि पूर्व मध्यकाल में तांत्रिक बौद्ध धर्म का अभ्युदय हुआ। तांत्रिक बौद्ध धर्म वज्रयान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो दोनों ही कथन सही है। मंजूश्री मूलकल्प और गुह्य समाज इस परंपरा के प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है। वज्रयान के कर्मकांड में वज्र, तलवार और घंटी का महत्वपूर्ण स्थान है। तांत्रिक बौद्ध धर्म की दूसरी शाखा का नाम मंत्रयान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पुस्तक में पूर्व मध्यकाल की सामाजिक स्थिति के संबंध में कहा गया है कि दरबारी जहां तला हुआ मांस खाते थे तथा फूलों से सुगंधित ठंडी शराब पीते थे, वहीं साधारण जनता को चावल और उत्पल साग पर संतोष करना पड़ता था। तो कौन से पुस्तक के अंदर इस स्थिति के बारे में जिक्र किया गया? राजतरंगिणी के बारे में। उत्पल साग खट्टे स्वाद वाली एक जंगली वनस्पति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस आधुनिक इतिहासकार के अनुसार पूर्व मध्यकाल भारत में शूद्रों की स्थिति में कर्मिक उन्नति हुई। किस आधुनिक इतिहासकार के अनुसार पूर्व मध्यकाल में शूद्रों की स्थिति में कर्मिक उन्नति जाति प्रथा की एक विशेषता थी। तो डीसी सरकार। हालांकि शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था, पर वे जन्म, मृत्यु, नामकरण आदि स्मार्त संस्कारों के अधिकारी बन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व मध्यकालीन दास प्रथा के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है। पूर्व मध्यकालीन दास प्रथा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है। पहला, इस काल में दास प्रथा अस्तित्व में थी। युद्ध बंदियों या ऋण चुकाने में असमर्थ व्यक्तियों को दास के रूप में बेचा जा सकता था। तो ये सही है। युद्ध के लिए दासों का उपयोग नहीं किया जा सकता था। एक दास अपने स्वामी के जीवन को बचाता है तो उसे स्वतंत्र कर दिया जाता था और स्वामी की संपत्ति का एक भाग पाने का भी अधिकारी हो जाता था। अपने मालिक की संतान को पैदा करने वाली दासी को कठोर दंड दिया जाता था। तो ये बात है जो गलत है। ए, बे और से सही है। अपने मालिक की संतान को पैदा करने वाली दासी स्वतंत्र कर दी जाती थी। सामान्य तौर पर नियमानुसार एक दासी को मुक्त करना अच्छा काम समझा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्रकार के विवाह को प्रतिलोम विवाह कहा जाता है। प्रतिलोम विवाह कौन सा था? प्रतिलोम विवाह में निचली जाति के पुरुष का
उच्च जाति की स्त्री से विवाह को प्रतिलोम विवाह कहा गया? ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व मध्यकालीन भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस काल में भूमि अनुदान में वृद्धि हुई, सामंतवाद का विकास हुआ, कायस्थ वर्ग का उदय हुआ, शूद्र कृषक वर्ग के रूप में स्थापित हुए। तो चारों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किस मध्यकालीन ग्रंथ में कृषि को ब्राह्मण वर्ण की वृत्ति बताया? सर्वप्रथम किस मध्यकालीन ग्रंथ में जो कृषि को ब्राह्मण वर्ण की वृत्ति बताया गया था? तो यह बताया गया पाराशर स्मृति में। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व मध्यकाल में बढ़ते हुए भूमि अनुदान से संबंधित कागज पत्रों को सुरक्षित रखने के लिए लिपिकों के विशिष्ट वर्ग का आविर्भाव हुआ। इस वर्ग को क्या कहा गया? तो इस वर्ग को कहा गया था कायस्थ वर्ग। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन दो पुराणों में कहा गया है कि कलयुग में वैश्य वर्ण विलुप्त हो जाएगा? किन दो पुराणों में कहा गया कि कलयुग में वैश्य वर्ण जो विलुप्त हो जाएगा? तो वायु पुराण और विष्णु पुराण में। एक और दो। ए नंबर ऑप्शन। इसके अलावा स्कंद पुराण में भी कहा गया है कि कलयुग में व्यापारियों का पतन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस स्मृति में कृषि को वैश्य तथा शूद्र दोनों का सम्मान कार्य बताया गया? किस स्मृति में कृषि को वैश्य और शूद्र दोनों का सम्मान कार्य बताया? देवल स्मृति में। इसके अलावा पाराशर स्मृति में भी कृषि, वाणिज्य तथा शिल्प को शूद्रों और वैश्य दोनों का व्यवसाय बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय के लेख में उत्तर भारत के ब्राह्मणों के कितने वर्गों का उल्लेख है? उत्तर भारत के ब्राह्मणों के कितने वर्गों का उल्लेख है? 5 वर्ग। सारस्वत, कान्याकुब्ज, उत्कल, मैथिल और गौड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैजयंती नामक ग्रंथ में शूद्रों की लंबी सूची दी गई है। इस ग्रंथ के लेखक कौन है? वैजयंती नामक ग्रंथ में शूद्रों की लंबी सूची दी गई है। इसके लेखक कौन है? तो वैजयंती नामक ग्रंथ लिखा था यादव प्रकाश ने। इसके अलावा हेमचंद्र की अभिधान चिंतामणि और देशनाग माला में भी शूद्रों की सूची दी गई है। वर्ण रत्नाकर नामक ग्रंथ में आदिवासी जातियों की लंबी सूची मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व मध्यकालीन भारत में ब्राह्मणों के अनेक वर्ग हो गए। इनमें से एक वर्ग के ब्राह्मणों का काम चोरी और डकैती करना था। वह कौन सा वर्ण था? तो वह था निषाद ब्राह्मण। स नंबर ऑप्शन। ऐसे ब्राह्मण जो क्षत्रियो को अपना क्षत्रियो का कार्य अपना लेते थे, ब्रह्म क्षत्रिय कहलाते थे। एक ब्राह्मण जो युद्ध करके जीविका चलाते थे, क्षत्र ब्राह्मण कहलाते थे। क्षत्रियो से उच्चतर होने का दावा करने वाले सत क्षत्रिय ब्राह्मण कहलाते थे। कृषि, पशुपालन या व्यापार की जीविका चलाने वाले वैश्य ब्राह्मण कहलाते थे। चोरी डकैती करने वाले निषाद ब्राह्मण कहलाते थे। और ब्राह्मण लाख, नमक, दूध, शहद, मांस आदि का विक्रय करते थे, वह शूद्र ब्राह्मण कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भामती किसकी पत्नी थी जिसके अपने पति के साथ मिलकर शंकराचार्य के साथ शास्त्रार्थ किया था? भामती किसकी पत्नी थी जिसने अपने पति के साथ मिलकर शंकराचार्य से शास्त्रार्थ किया था? तो यह थी मंडन मिश्र की पत्नी। बे नंबर ऑप्शन। मंडन मिश्र जब शास्त्रार्थ में पराजित हो गए तो भामती ने शंकराचार्य से कहा कि मैं उनकी पत्नी हूं, अभी आपने आधे को ही हराया है। अंत में भामती के काम संबंधी एक सवाल पर शंकराचार्य जवाब न दे सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि ब्राह्मण कवि राजशेखर ने चाहमान क्षत्रिय राजकुमारी से विवाह किया। ब्राह्मण कवि राजशेखर ने चाहमान राजकुमारी से विवाह किया था। यह प्रतिलोम विवाह का उदाहरण है। तो यह प्रतिलोम विवाह नहीं बल्कि अनुलोम विवाह है। प्रतिलोम विवाह नहीं बल्कि अनुलोम विवाह। 2 नंबर ऑप्शन इसका गलत है और एक इसका सही होगा। राजशेखर का अवंती सुंदरी से विवाह अनुलोम विवाह का उदाहरण है। पुरुष का अपने से निम्न वर्ण में विवाह। विवाह प्रतिलोम में स्त्री का अपने से निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदुओं की जाति प्राणी कट्टरता का शिकार विदेशी जातियां होती है। हिंदुओं की जाति प्राणी कट्टरता का शिकार विदेशी जातियां होती है। वे उन्हें म्लेच्छ और अपवित्र समझते हैं और उनके साथ खान पान का संबंध नहीं रखते। उनका विचार है कि इस तरह का व्यवहार करने से हम भ्रष्ट हो जाएंगे। यह किसका कथन है? तो यह कथन है अल्ब्रुनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सामंतवाद पुस्तक के लेखक, भारतीय सामंतवाद पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह आर.एस. शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजपूती सामंतवाद की तुलना मध्ययुगीन यूरोपीय सामंतवाद से किसने की? राजपूती सामंतवाद की तुलना मध्ययुगीन यूरोपीय सामंतवाद से किसने की थी? जेम्स टोड ने। राजपूत काल में अधिकांश सामंत राजा के कुल के ही हुआ करते थे, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति भी थे जिनका राजकुल से संबंध नहीं था। दूसरे राज्यों से निष्कासित अथवा स्वेच्छा से आने वाले प्रभावशाली व आश्रितों को भी कभी-कभी जागीर दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धनी ब्राह्मणों के घोड़ों के व्यापारी होने की जानकारी देने वाला पहोवा शिलालेख है। पहोवा शिलालेख किसका है? प्रतिहारों का। मिहिर भोज के समय पेहोवा घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। उसी काल का यह शिलालेख एक मंदिर से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुस्मृति के प्राचीनतम टीकाकार मेघातिथि ने निम्नलिखित में से किसकी अनुमति नहीं दी है? मनुस्मृति के प्राचीनतम टीकाकार मेघातिथि ने निम्नलिखित में से किसकी अनुमति नहीं दी है? पहला कि ब्राह्मण वर्षा काल में शस्त्र ग्रहण कर सकता है। तो ब्राह्मण वर्षा काल में शस्त्र ग्रहण कर सकता है, यह बात गलत है। दूसरा कि सामाजिक अव्यवस्था भंग होने का भय होने पर ब्राह्मण शस्त्र उठा सकता है। वेदज्ञ ब्राह्मण राजपद ग्रहण कर सकता है। वेदज्ञ ब्राह्मण सेनापति का पद ग्रहण कर सकता है। तो इन तीनों की अनुमति दी है, लेकिन जो ब्राह्मण वर्षा काल में शस्त्र ग्रहण कर सकता है, इसकी अनुमति नहीं दी है। ए नंबर ऑप्शन। मेघातिथि के अनुसार ब्राह्मण विदेशी आक्रमण से खतरा होने पर और सामाजिक व्यवस्था भंग होने का भय उत्पन्न होने की स्थिति में शस्त्र ग्रहण कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्मगंज किस विश्वविद्यालय के पुस्तकालय का नाम था? धर्मगंज किस विश्वविद्यालय के पुस्तकालय का नाम था? नालंदा का। धर्मगंज नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय था, जो रत्न सागर, रत्नोदधि तथा रत्न रंजक नामक 3 भवनों में संचालित था। 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी के आक्रमण से नष्ट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय पश्चिमी भारत में शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था? निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय जो पश्चिमी भारत में शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था? यथा वल्लभी। गुजरात के सौराष्ट्र इलाके में वल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना मैत्रक वंशी सेनापति भट्टारक ने की थी। यह हीनयान संप्रदाय की शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। स्थिरमती तथा गुणमती यहाँ के प्रसिद्ध आचार्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना राजशेखर की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो राजशेखर की नहीं है? विदशाल भंजिका, कर्पूर मंजरी और बाल रामायण, ये तीनों जो राजशेखर की है। समय मातृका राजशेखर की नहीं है। समय मातृका जो क्षेमेंद्र की रचना है। क्षेमेंद्र की रचना जिसमें वृहत कथा मंजरी, औचित्य चर्चा और समय मातृका है। राजशेखर की रचनाएं बाल रामायण, बाल भारत यह नाटक है। कर्पूर मंजरी प्राकृत काव्य, विदशाल मंजिका व काव्य मीमांसा जो रीति शास्त्र ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना भवभूति की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो भवभूति की नहीं है? तो मालती माधव, उत्तर रामचरित और महावीर चरित, ये तीनों भवभूति की है। आश्चर्य चूड़ामणि है जो यह भवभूति की नहीं है। आश्चर्य चूड़ामणि शक्ति भद्र की है। अनर्घ राघव मुरारी की, चंड कौशिक सेमेश्वर की, विक्रांत कौरव हस्तिमल मैथिली कल्याण हस्तिमल की, गीत गोविंद जयदेव की और गोडवाओ है जो वाकपति राज की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजमेर में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? अजमेर में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? विग्रहराज चतुर्थ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व मध्यकालीन भारत के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कि भूदानों के परिणाम स्वरूप कृषि क्षेत्र का विस्तार हुआ, तो यह तो सत्य है।
दूसरा है कि ग्रामीण इलाकों में ब्राह्मणों को एक वर्ग की स्थिति काफी मजबूत हुई। भूदान के कारण जातियों की संख्या में वृद्धि हुई। अस्पृश्य जातियों को गांव से बाहर रहने पर मजबूर कर दिया। तो यह बात है जो गलत है। भूदान क्षेत्रों में सीमांत पर रहने वाले जनजातियों को इन इलाकों में कृषि कार्य में सम्मिलित कर समाज में अस्पृश्य जातियों के रूप में स्थान दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रचनाओं और रचयिताओं को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित रचनाओं और रचयिताओं को सुमेलित कीजिए। गीत गोविंद जो जयदेव की है, प्रबोध चंद्रोदय है, कृष्ण मिश्र की है, सरस्वती कंठाभरण भोज की है और हर विजय जो राजानक रत्नाकर की है। तो ए बी सी डी द नंबर ऑप्शन। भोज ने सरस्वती कंठाभरण नामक रीति ग्रंथ और सम्रांगण सूत्रधार नामक वास्तु विद्या संबंधी ग्रंथ लिखे। राजानक रत्नाकर कश्मीर के कवि थे, जिनकी रचना हरविजय में शिव द्वारा अंधक वध की कथा है। एक अन्य कश्मीरी कवि अभिनंद ने कादम्बरी कथा सार काव्य रूप में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी धर्मपाल ने। धर्मपाल 770 से 810 ईस्वी ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई। धर्मपाल की उपाधि विक्रमशील थी। देवपाल के समय इसका सर्वाधिक विकास हुआ। नालंदा और विक्रमशिला का प्रबंधन एक ही समिति के हाथों में था। दोनों से शिक्षक एक दूसरे में पढ़ाने भी जाते थे। विक्रमशिला के द्वार पर भी अंदर जाने से पूर्व परीक्षा ली जाती थी। यहाँ सामान्यतः वज्रयान संप्रदाय की शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न को सुमेलित कीजिए। पहला है ऊर नटम। ऊर नटम क्या था? भूमिपतियों के आवास स्थान को जो ऊर नटम कहा गया। दूसरे नंबर पर है कम्मनचेरी। कम्मनचेरी जो है शिल्पकारों का निवास था। परियचेरी परियचेरी जो कृषि मजदूरों का निवास था। और उलुकुंडी जो बटाईदार को कहा गया। तो ए बी सी डी द नंबर ऑप्शन। दक्षिण भारतीय ग्राम्य जीवन में निवास क्षेत्र के अंदर दक्षिणी भारतीय ग्राम्य जीवन में निवास क्षेत्र के अंदर और नटम या और इरुकई भूमिपतियों का आवास स्थान कहलाता था। शिल्पकारों का निवास कम्मनचेरी कहलाता था। और कृषि मजदूरों का निवास क्षेत्र जो परिचेरी कहलाता था। ग्रामीण स्तर पर अधिकार और सामाजिक स्तर पर पदानुक्रम विद्यमान था। इसमें सामाजिक तथा भौतिक रूप से बहिष्कृत समुदाय भी आते थे, जो आनुष्ठानिक दृष्टिकोण के अशुद्ध परिचार कहलाते थे। कृषि कृषक समूहों को वेलालर कहा जाता था, जिनके जिनके अंतर्गत भूमिपति वर्ग कन्नयू दयार तथा बंटाईदार ओली कुंडी उनकी दो श्रेणियां थी। वेलाल शूद्र वर्ण के अंतर्गत आते थे, किंतु उत्तर भारत के शूद्रों के तरह ये नीच सामाजिक हैसियत के या बहिष्कृत नहीं थे। इसका कारण था कि वेलाल आर्थिक दृष्टि से मजबूत स्थिति में थे, जो संपत्ति के आधार पर भूमि पर अधिकार अधिक रहते थे। इसकी वजह से उनके सामाजिक स्थिति की तुलना ब्राह्मणों से की जा सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोल और पांड्य अभिलेखों में उल्लेखित करणमयी का अर्थ था। चोल और पांड्य अभिलेखों में उल्लेखित करणमयी का अर्थ क्या था? तो यह था खेती करने का अधिकार। बे नंबर ऑप्शन। चोल और पांड्य भूमि अनुदानों में दो प्रकार के भूमि अधिकारों का संदर्भ आता है। करणमयी खेती करने का अधिकार और मिताची अधिक व्यापक अधिकार। कुटीमयी दाखिल कब्जा का अधिकार का उल्लेख भी हुआ है। करणमयी भी दो प्रकार के थे, कुडी निकी और कुडी निंगा। कुडी निकी का अर्थ था उन लोगों को जो कि गांव के निवासी थे, उनको या तो बेदखल कर दिया गया या उनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया। कुंडी निगा का अर्थ था कि लोगों के अधिकारों को अक्षुण्ण रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेलान वगई गांव का निगम कहलाता है। वेलान वगई गांव का निगम क्या कहलाता है? और ए नंबर ऑप्शन। वेलान वगई गांव वेलान वगई गांव का निगम उर कहलाता था। इस निकाय के सदस्य गांव के भूमिपति हुआ करते थे। इनकी संख्या निश्चित नहीं होती थी, लेकिन सामान्य रूप से 10 से अधिक सदस्य नहीं होते थे।
भूमि प्रबंधन से जुड़े विषयों यथा भूमि का विक्रय, दान तथा कर मुक्ति इत्यादि उर के द्वारा निर्धारित होते थे। ब्रह्मदेव गांव के ब्राह्मण सभाओं को सभा कहते थे। भूमि का स्वामित्व, पारिवारिक इतिहास, विद्वता तथा अच्छा आचरण सदस्यों की शर्तों में प्रमुखता थी। सभा के मुख्य दायित्व भूमि प्रबंधन से था, जिसमें उरों की भूमि भी सम्मिलित थी। वह राजस्व प्राप्त करता था और उसका लेखा जोखा रखता था। मंदिर की धार्मिक गतिविधियों का निर्देशन भी वह करता था। सभा की इच्छा के विरुद्ध जाना गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है, जिसके बदले गांव से बहिष्कृत भी किया जा सकता था। शुरुआती चरण में कर्नाटक क्षेत्र में ब्राह्मण सभाओं का आकार बहुत छोटा हुआ करता था, किंतु 11वीं-12वीं शताब्दी के अभिलेखों में विशाल आकारों वाली सभाओं का उल्लेख होने लगा। कुछ ब्राह्मण सभाओं और चोल दरबार के बीच सीधा संबंध मालूम पड़ता है। उत्तर मेरूर से प्राप्त 2 अभिलेख में ऐसा वर्णन है कि सभा का गठन राजा के द्वारा विशेष रूप से नियुक्त किए गए अधिकारी की उपस्थिति में हुआ था। तंजावुर के 2 अभिलेखों में स्पष्ट रूप से उद्धत चंचल मंडलम सभाओं को चंचल मंडलम सभाओं के आदेश निर्गत किए गए। चोल साम्राज्य के कुछ प्रमुख सभाओं को तन्यूर का दर्जा प्राप्त था। तन्यूर का अर्थ है पृथक गांव हो सकता है। इन गांवों को नाडु के अधीन स्वतंत्र अस्तित्व था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोल काल में उल्लेखित सलिया नगरम या पारद नगरम थे। चोल काल में उल्लेखित सलिया नगरम या पारद नगरम क्या थे? तो ये व्यापारिक श्रेणी संगठन थे। बाजार और वाणिज्यिक केंद्रों को नगरम कहा जाता था। नगरम का स्वरूप नगरीय होता था, जहां स्थानीय, अंतर क्षेत्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन और व्यापार किया जाता था। किसी नाडु में एक या एकाधिक नगरम हो सकते थे। महत्वपूर्ण ब्रह्मदेव की तरह कुछ नगरम को भी तन्यूर का दर्जा प्राप्त था, जो उन्हें नाडु से स्वतंत्र हैसियत प्रदान करता था। नगरम में व्यापारियों के निगम निकायों का अस्तित्व होता था, जिन्हें नगरटा कहा जाता था। यह समूह भूमि प्रबंधन का दायित्व भी निभाता था। इनके अधीन नगरकनी भूमि होती थी, जिसका राजस्व इन्हें मिलता था। इसी काल में विशिष्ट श्रेणी संगठनों का भी उद्भव हुआ, जैसे सलिया नगरम या सतुम परिषद नगरम, जो वस्त्र व्यापार से जुड़े थे। शंकरपदी नगरम, जो घी एवं तेल आपूर्तिकर्ताओं का संगठन था। पारग नगरम, जो सामुद्रिक व्यापारियों का संगठन था, तथा वन्य नगरम, तेल व्यापारियों का एक शक्तिशाली संगठन था। पूर्व मध्ययुगीन दक्षिणी भारत का एक प्रमुख वस्त्र उद्योग केंद्र, जिसे अभिलेखों में मानगरम या बड़ा नगर कहा गया, यह था कांचीपुरम। ए नंबर ऑप्शन। कांचीपुरम वस्त्र उद्योग और वाणिज्य का प्रसिद्ध केंद्र था, जिसे अभिलेखों में मानगरम बड़ा नगर कहा गया। यह शुरू में पल्लार नदी पर स्थित नीर पैथेरू नामक बंदरगाह से जुड़ा हुआ था। बाद में इस नगर का मुख्य बंदरगाह मामल्लपुरम बना। अपनी आर्थिक भूमिका के साथ साथ कांचीपुरम का सांस्कृतिक महत्व भी था, जो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णव धर्म और शैव धर्म का केंद्र बन चुका था। पूर्व मध्यकालीन भारत में हेगड़े समुदाय के लोग मुख्यतः किस कार्य से जुड़े थे? पूर्व मध्यकालीन भारत में हेगड़े समुदाय के लोग मुख्यतः किस कार्य से जुड़े थे? तो राजस्व अधिकारी। ए नंबर ऑप्शन। कर्नाटक के गरवारे जैसी व्यवसायी जातियों का उदय हो रहा था। कर्नाटक में गरवारे जैसी व्यवसायी जातियों का उदय हो रहा था। ये उत्तर से 10वीं 11वीं शताब्दी में दक्षिण में आकर बसने वाले व्यापारी थे। गौड़ा और हेगड़े जैसे व्यावसायिक समुदायों का जातियों में रूपांतरण हो रहा था। गौड़ा या गौड़ा मूल रूप से कृषक और ग्राम मुखिया थे, जबकि हेगड़े राजस्व अधिकारी कायस्थों के अतिरिक्त प्रशिक्षित लेखाकारों में करणों का भी जाति के रूप में उदय हुआ।
दक्षिणी पूर्व मध्ययुगीन दक्षिणी भारत का एक महत्वपूर्ण आयाम इणगई वाम हाथ और वणगई दक्षिण हाथ जाति समूह में जाति व्यवस्था का एक अतिरिक्त विभाजन भी था। दक्षिणी हाथ समूह में आने वाली जातियां अधिकांशतः कृषि कार्यों से जुड़ी थी। वाम हाथ जातिगत समूह अधिकांशतः शिल्प और व्यापार से संबंध समुदाय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइवोले श्रेणी संगठन का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेख ऐहोल कर्नाटक के किस मंदिर में स्थित है? आइवोले श्रेणी संगठन का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेख ऐहोल किस मंदिर से प्राप्त हुआ है? लाडखा मंदिर से। ए नंबर ऑप्शन। आइवोले श्रेणी संगठन का गठन मूल रूप से ऐहोल में ही हुआ था। आइवोले 5 शतक सर्वाधिक शक्तिशाली श्रेणी संगठन था, जिसे एनुरूर भी कहा जाता है। तमिल क्षेत्र में सक्रिय दूसरा शक्तिशाली श्रेणी संगठन मणिग्रामम था, जो 13वीं शताब्दी में आइवोले में शामिल हो गया। श्रीलंका के पडुआ और सुमात्रा के लोबे टोयवा से मिले अभिलेखों में आइवोले का उल्लेख हुआ है। संभवतः थाईलैंड के तकुआपा नामक स्थल पर मणिग्रामम का एक केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व मध्यकालीन दक्षिणी भारत अभिलेखों में समया शब्द किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? पूर्व मध्यकालीन दक्षिणी भारतीय अभिलेखों में समया शब्द किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? श्रेणी संगठनों के लिए। ए नंबर ऑप्शन। 10वीं सदी के बाद व्यापारियों के ये श्रेणी संगठन काफी प्रभावशाली हो चुके थे। अभिलेखों में इनको समया की संज्ञा से संबोधित किया गया, जिसका तात्पर्य समझौते या अनुबंध के आधार पर स्थापित संगठनों से है। इन संगठनों के सदस्य एक विशिष्ट आचार संहिता का अनुपालन करते थे, जिसे बननजु धर्म कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से संबंधित नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ है जो बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से संबंधित नहीं था? बुद्ध चरित। द नंबर ऑप्शन। बुद्ध चरित महायान परंपरा के अश्वघोष की रचना है। हेवज्र तंत्र में सुषुप्त यौन ऊर्जा के द्वारा निर्वाण प्राप्ति का मार्ग बतलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बौद्ध देवी जो लोगों को त्रासदी से राहत दिलाने में कुशल मानी गई। एक बौद्ध देवी जो लोगों को त्रासदी से राहत दिलाने में कुशल मानी गई, वह तारा। ए नंबर ऑप्शन। पूर्व की शताब्दियों में भी बोधिसत्व तारा की जानकारी थी, लेकिन पूर्व मध्ययुगीन काल में इनका महत्व बढ़ता ही गया। मंजूश्री मूल कल्प में इनके विभिन्न नामों की सूची दी गई है। भ्रुकुटी, मामकी, लोचना, श्वेता, पंडारवासिनी, सुतारा। वह परित्राण करने वाली देवी है और 8 प्रकार के भय से मनुष्य की रक्षा करती है। सिंह, हाथी, अग्नि, सांप, डाकू, डूबना, कारावास व दानव। तारा में लोगों को त्रासदी से राहत दिलाने की महान क्षमता कही गई है। मूर्तियों में उनकी 2 सहयोगी मारीची दाईं ओर और एक जटा बाईं ओर दर्शाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पूर्व मध्यकालीन रचनाओं और रचयिताओं को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित पूर्व मध्यकालीन रचनाओं और रचयिताओं को सुमेलित कीजिए। सबसे पहले नंबर पर है आत्ममीमांसा सालकृत। आत्ममीमांसा सालकृत है जो यह विद्यानंद की रचना है। दूसरे नंबर पर है तत्वार्थ राजवर्तिका। तत्वार्थ राजवर्तिका जो एकलंग की है। तीसरे नंबर पर है अनेकांत जय पताका। अनेकांत जय पताका जो हरिभद्र सूरी की है। और चौथे नंबर पर है आदि पुराण। आदि पुराण जो है जिनसेन की रचना है। तो डी, ए, बी और सी। ए नंबर ऑप्शन। पूर्व मध्यकाल के महान जैन दार्शनिक में एकलंक, हरिभद्र तथा विद्यानंद का नाम आता है। एकलंक तत्वार्थ राजवर्तिका के लेखक और एक कुशल तर्कशास्त्री थे जो 8वीं सदी के थे। हरिभद्र भी एक तर्कशास्त्री थे जिनके रचनाओं में दिनांक के न्याय प्रवेश पर लिखी गई एक टीका भी शामिल है। उनके अनेकांत जय पताका में बौद्ध और ब्राह्मण सिद्धांतों का खंडन किया गया है। विद्यानंद 9वीं सदी के थे और पाटलिपुत्र के निवासी थे। उनकी रचनाओं में
आप्त मीमांसा सालकृत शामिल है, जिसमें तर्कशास्त्र के सिद्धांतों की विस्तृत चर्चा की गई है। आदि पुराण 8वीं शताब्दी में जिनसेन और गुणभद्र के संस्कारों जीवन चक्र से जुड़े अनुष्ठान की सूची दी गई है, जिसका स्वरूप ब्राह्मण संस्कारों से मिलता जुलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व मध्यकाल में हुंडी किसे कहते हैं? पूर्व मध्यकाल में हुंडी किसे कहा गया? विनिमय पत्रों को। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व मध्यकाल में मंडपिका शब्द का आशय है। पूर्व मध्यकाल में मंडपिका शब्द का आशय क्या है? चुंगी घर। ए नंबर ऑप्शन। मंडपिका या मंडपे चुंगी घर थे, जबकि हट और हटिका एक छोटे अस्थायी बाजार होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व मध्यकाल में निम्नलिखित में से सबसे कम मूल्य का सिक्का था। पूर्व मध्यकाल में निम्नलिखित में से सबसे कम मूल्य का सिक्का कौन सा था? तो यह था विशोपक। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कात्यायन स्मृति के अनुसार विवाह के समय फेरे लेने से पूर्व स्त्री को दिया गया धन क्या कहलाता है? कात्यायन स्मृति के अनुसार विवाह के समय फेरे लेने से पूर्व स्त्री को दिया गया धन क्या कहलाता है? अर्धांगिनी स्त्री धन। ए नंबर ऑप्शन। कात्यायन स्मृति 7वीं से 8वीं शताब्दी के बाद की एक कृति है। इसमें स्त्री धन के प्रकार के विषय में इस प्रकार की सूची दी गई है। अर्धांगिनी स्त्री धन, वैसा धन जो स्त्री को उसके विवाह के समय अग्नि के समक्ष फेरे लेने से पहले दिया जाता हो। अध्यवहानिक स्त्री धन वैसी संपत्ति जो स्त्री को अपने पिता के घर से अपने पति के घर में जाने के समय जाने के लिए प्रतिदित स्त्री धन, आयोजित स्त्री धन, स्त्री को सास या ससुर के द्वारा पैर पूजाई के समय दिया गया धन। शुल्क शुल्क जो है स्त्री को दिया जाने वाला वैसा धन जो उसके गृह संबंधी बर्तनों, बोझ उठाने वाले पशुओं, दूध दूहने वाली गायों, आभूषणों या दासों के बदले दिया जाए। अन्वाध्यायी अन्वाध्यायी विवाह उपरांत पति के परिवार के द्वारा स्त्री के पिता के बंधु बांधवों के द्वारा कोई भेंट दी जाए। सौदाइक सौदाइक जो वैसा कोई भी धन या भेंट जो कन्या कन्या को पति के परिवार में या फिर पिता के घर में दिया जाए या किसी अविवाहित कन्या को उसके माता पिता या भाइयों के द्वारा दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व मध्यकाल में दंड पाशिक था। पूर्व मध्यकाल में दंड पाशिक क्या था? पुलिस अधिकारी। सहस्राधिपति भी एक पुलिस अधिकारी होता था जो चोरी डकैती आदि के मुकदमे देखता था। तलार रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी और बलाधिप चुंगी का संरक्षक अधिकारी होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजदूत प्रशासन में आय व्यय का विवरण रखने वाला अधिकारी था। राजपूत प्रशासन में आय व्यय का विवरण रखने वाला अधिकारी कौन था? अक्सपटलिक। ए नंबर ऑप्शन। अलबरूनी के अनुसार सूदखोरी कौन करते थे? अलबरूनी के अनुसार सूदखोरी कौन करते थे? शूद्र। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11वीं शताब्दी की रचना सठ स्थानक प्रकरण 11वीं शताब्दी की रचना सठ स्थानक प्रकरण के लेखक कौन थे? जिनेश्वर सूरी। इसमें जैन व्यापारियों के लिए अनुकरणीय नैतिक आचार संहिता प्रस्तावित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य खलकपटना एक महत्वपूर्ण क्या है? खलकपटना क्या है? तो खलकपटना एक बंदरगाह था। खलकपटना एक महत्वपूर्ण बंदरगाह। द नंबर ऑप्शन। ओडिशा के तटीय क्षेत्र का संबंध श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया तथा पूर्वी एशिया के साथ था। खलकपटना पूरी जिले में खुशभद्रा नदी के वाम तट पर तथा मानिकपटना चिल्का झील को बंगाल की खाड़ी से जोड़ने वाली धारा पर में हुए उत्खनन से महत्वपूर्ण प्रमाण उपलब्ध हुए हैं। चीनी सिलेडोन समुद्र की लहर के रंग के बर्तन, चीनी मिट्टी के बर्तन, चीन के 2 ताम्र सिक्के तथा कुछ चमकीले मृद भांड खलकपटना से प्राप्त हुए हैं, जिनको पश्चिमी एशिया का माना जा रहा है। खलकपटना 11वीं से 14वीं शताब्दियों के बीच एक महत्वपूर्ण बंदरगाह रहा होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व मध्यकाल में बंगाल एवं दक्षिणी भारत में मध्यवर्ती वर्ण अनुपस्थित होता गया। पूर्व मध्यकाल में बंगाल एवं दक्षिणी भारत में मध्यवर्ती वर्ण अनुपस्थित होता गया। यह बात सही है। दूसरा कारण आर है कि इस प्रक्रिया में ब्राह्मणवाद के विकास का योगदान था। तो दोनों ही कथन सही है। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व मध्यकालीन भारत की राजनीतिक संरचना की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व मध्यकालीन राजनीतिक संरचना की विशेषता नहीं है। तो राजा का पद वंशानुगत होता था। प्रशासन का संचालन नौकरशाही द्वारा होता था। सामंती तत्वों को प्रशासनिक अधिकार दिए जाते थे। प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत नहीं थी, विकेंद्रीकृत थी। सामंत व्यवस्था शुरू हो गई थी। द नंबर ऑप्शन इसका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सामंती व्यवस्था के अनिवार्य तत्व है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सामंती व्यवस्था के अनिवार्य तत्व है। तो अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्बल प्रांतीय एवं स्थानिक राजनीतिक सत्ता, भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय। तो भूमि के नियंत्रण और स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय जो यह सामंती व्यवस्था का अनिवार्य तत्व था। और दूसरा है सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास का संबंध बनना। 2 और 3, केवल 2 और 3, बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजकुल क्लेन मोनार्की, राजकुल की अवधारणा किस विद्वान ने प्रतिपादित की थी। तो राजकुल की अवधारणा देने वाले विद्वान कौन थे। तो यह विद्वान थे यू एन घोषाल। द नंबर ऑप्शन। राजपूताना में राज परिवारों द्वारा कबीलों को भूमि दिए जाने को यू.एन. घोषाल ने कबीला राजशाही या राजकुल या क्लेन मोनार्की कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर कौन सी शैली में। नागर शैली में। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मंदिर स्थापत्य की 3 प्रमुख शैलियां कौन सी है। भारत में मंदिर स्थापत्य की 3 प्रमुख शैलियां कौन सी है। नागर, वेसर और द्रविड़। ए नंबर ऑप्शन। द्रविड़ स्थापत्य शैली कहाँ विकसित हुई। द्रविड़ स्थापत्य शैली कहाँ विकसित हुई थी। दक्षिण भारत में। बे नंबर ऑप्शन। दक्षिणी भारत मुख्यतः कृष्णा व कावेरी नदी के बीच के क्षेत्र में द्रविड़ शैली व उत्तर भारत में नागर शैली विकसित हुई। पिरामिड शिखर नागर शैली की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रविड़ शैली के मंदिरों में मुख्य द्वार तोरण के ऊपर बने अलंकृत व बहुमंजिला भवन को क्या कहा जाता है। द्रविड़ शैली के मंदिरों के मुख्य द्वार या तोरण के ऊपर बने अलंकृत व बहुमंजिला भवन को क्या कहा जाता है। गोपुरम। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली में बना है। निम्नलिखित में से किस मंदिर का जो शिखर है यह द्रविड़ शैली में बना है। तो ग्वालियर के तेली मंदिर का जो शिखर है यह द्रविड़ शैली के अंदर बना है। ग्वालियर का तेली मंदिर ओडिशा के वेताल देउल मंदिर के शिखर है जो द्रविड़ शैली के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व मध्यकालीन भारत में कौन सा बंदरगाह, पूर्व मध्यकालीन भारत का कौन सा बंदरगाह जो पूर्वी भारत का एक प्रमुख बंदरगाह था। तो यह था ताम्रलिप्ति जो बंगाल में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य कथन है। पहला कथन है कि कृषि पाराशर व काश्यप की कृषि सूक्ति कृषि जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। कृषि पाराशर व काश्यप की कृषि सूक्ति है जो कृषि जानकारी उपलब्ध करवाते हैं, यह सही है। दूसरा है कि 10वीं शताब्दी की कृति वृक्षायुर्वेद पौधारोपण व पौधे की रोगों के उपचारों के संबंध में जानकारी उपलब्ध करवाती है। 10वीं शताब्दी की जो कृति है और वृक्षा आयुर्वेद या पौधारोपण व पौधों के रोगों के उपचार के संबंध में जानकारी उपलब्ध करवाती है। 2 नंबर ऑप्शन भी इसका सही है। तीसरा है कि 10वीं सदी के अजमेर क्षेत्र में प्राप्त एक अभिलेख में वृहद हल का उल्लेख मिला है। धान कूटने की ढेकुली का उपयोग पाल शासनकाल में किया जाता था। तो चारों ऑप्शन इसके राइट हैं। द नंबर ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व मध्यकाल में बंगाल क्षेत्र में मध्यक था। पूर्व मध्यकाल में बंगाल क्षेत्र में मध्यक था एक हल। 6 नंबर ऑप्शन। कृषि पाराशर ग्रंथ 950 और 1100 ईस्वी के बीच संभवतः बंगाल क्षेत्र से लिपिबद्ध किया गया। पाराशर नाम के लेखक को समर्पित यह पाठ्य संस्कृत के श्लोकों के रूप में संकलित है, जिसकी भाषा और शैली सरल तथा स्पष्ट है। कहीं कहीं मंत्रों का गद्यात्मक अंश भी मिलता है। कृषि पाराशर किसी प्रकार के सिंचाई के स्वरूप का वर्णन नहीं करता, केवल वर्षा के ज्ञान को कृषि के आधार के रूप में स्वीकार करता है। इस संदर्भ में नक्षत्रों की गति, मौसम, वायु की दिशा तथा वर्षा के बीच संबंध को स्थापित करने वाली लोकोक्तियों की एक श्रृंखला उपलब्ध है। एक स्तंभ में ध्वज युक्त वात सूचकों के प्रयोग की अनुशंसा की गई है। इसमें कृषकों को खाद्य सार का महत्व समझाया गया, जो धान उपज के लिए अनिवार्य है। चावल की खेती के लिए उपयुक्त विधियों का निर्देशन दिया गया। हल के प्रकार और भारवाही पशुओं के प्रयोग संबंधी सुझाव भी दिए गए। एक हल में प्रयुक्त 8 हिस्सों की विवेचना की गई। 9 हाथों की माप वाले हल, जिसे मदिक कहा गया, को सभी कार्यों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त बतलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि पाराशर ग्रंथ में धान के खेतों को पाटने के लिए उपयोग में लिए जाने वाले सीढ़ीनुमा यंत्र को कहा गया। कृषि पाराशर ग्रंथ में धान के खेतों को पाटने के लिए उपयोग में लिए गए सीढ़ीनुमा यंत्र को क्या कहा गया? मैक। 2 नंबर ऑप्शन। कृषि पाराशर में बीजों को संरक्षित करने की विधि को बतलाने के बाद कृषि पाराशर बीजों रोपण की प्रविधियों का वर्णन करता है। इस कार्य के लिए वैशाख को सबसे उपयुक्त माना गया, किंतु धान के पुनरोपण के लिए सूची मई जुलाई को श्रेष्ठ कहा गया है। बीज रोपण के बाद मई का धान की खेतों को पाटने के लिए उपयोग में आने वाला एक सीढ़ी नुमा यंत्र के उपयोग की सलाह दी गई है, अन्यथा बीजों का समानुपातिक अनुकरण नहीं हो सकेगा। तत्पश्चात रोपण विधि का विश्लेषण किया गया तथा धानों को रोपने के बीच की दूरी को ग्रहों के स्थिति के आधार पर निर्धारण करने की बात कही गई है। धान कटनी के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए। कटनी निस्तृणीकरणम, तृण को हटाने का कार्य तथा आवश्यकता अनुसार पानी की मात्रा भी बतलाई गई है। पोष, दिसंबर, जनवरी को कटनी का समय बताया गया। मेधी अर्थात एक स्तंभ जिसे दोनी के स्थान पर बीच में खड़ा किया जाता था तथा जिससे बेल को बांधा जाता था। इसके स्थापना की विस्तृत प्रक्रिया बतलाई गई है। फसल काटने और दोनी के बाद पराशर कहता है कि किसान को अधिक अनाज तोलने का एक पात्र से तोल कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि पाराशर ग्रंथ के अनुसार है जो किस माह के 3 दिनों के दौरान बीजारोपण को वर्जित बताया गया है? तो यह बताया गया आषाढ़ माह। ए नंबर ऑप्शन। गो पर्व के दौरान कार्तिक महीने में गो पूजन से वर्ष भर के लिए मवेशियों का अच्छा स्वास्थ्य सुनिश्चित हो जाता है। उस किसान को कृषि का फल नहीं प्राप्त होता जो हल प्रसारण का प्रथम हल चलाने का उत्सव नहीं संपन्न करता। उर्वरता से जुड़ी आस्थाओं के विषय में पाराशर का निर्देश है कि संचय किए गए बीजों का मासिक धर्म से गुजरती स्त्री अथवा वैसी स्त्री जो बांझ हो या जो तुरंत प्रसूति से गुजरी हो, उसका स्पर्श वर्जित होना चाहिए। आषाढ़ से 3 दिनों के दौरान अम्बुवाची की अवस्था आती है, जब धरती मासिक धर्म से गुजरती है, और इस समय बीजोरोपण को वर्जित बताया गया है। पौष माह में एक शुभ दिन धान कटनी से पहले पाराशर ने एक पुष्य यात्रा निकालने का निर्देश दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरी किनारू कुल्लम व वापी। एरी किनारू कुल्लम व वापी ये क्या है? तो ये सिंचाई के साधन है। ए नंबर ऑप्शन। अर्घट या घंटी यंत्र क्या है? ये सिंचाई के लिए प्रयुक्त एक चक्र है। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व मध्यकाल में नौर्य था। पूर्व मध्यकाल में नौर्य क्या था? तो सिंचाई हेतु प्रयुक्त एक यंत्र। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वास्तुशास्त्र की एक कृति अपराजित वृक्ष के लेखक है। वास्तुशास्त्र की एक कृति अपराजित वृक्ष के लेखक कौन है? भुवन देव। ए नंबर ऑप्शन।
अपराजित पृष्ठ में खेतों की सिंचाई के लिए नदी, झील, तालाब और अरहटों के उपयोग का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन का एशियाई सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? उत्पादन का एशियाई सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो यह सिद्धांत है कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजपूत काल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? राजपूत काल के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है? तो सामंतवाद का विकास हुआ था, स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन समाप्त हुआ था, विदेशी व्यापार में कमी आई थी। व्यापार व वाणिज्य में वृद्धि नहीं बल्कि व्यापार और वाणिज्य में कमी आई थी। बे नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो कथन दे रखे हैं, कथन और कारण। पहला कथन ये है कि सामंत का विकास गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी। सामंतवाद का विकास है जो गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना का एक प्रमुख विशेषता थी। इस काल में भूस्वामी, मध्यस्थ वर्ग एवं आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आया था। तो ए और आर दोनों सही है। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व मध्यकालीन भारत का सामंती समाज एक संस्कृति, सामंती समाज एवं संस्कृति पुस्तक के लेखक है। पूर्व मध्यकालीन भारत का सामंती समाज एवं संस्कृति पुस्तक के लेखक कौन है? रामशरण शर्मा। द नंबर ऑप्शन। रामशरण शर्मा की एक अन्य महत्वपूर्ण पुस्तक भारतीय सामंतवाद है, जिसमें उन्होंने भारतीय सामंतवाद को समझने के लिए हेनरी पिरेन की यूरोप के संदर्भ में सामंतवाद की अवधारणा को आधार बनाया। हरवंश मुखिया ने उनके हेनरी पिरेन की यूरोप के सामंतवाद के आधार पर भारतीय सामंतवाद को समझने की प्रक्रिया हेतु आधार बनाने पर सवाल उठाए। हरवंश मुखिया ने वॉज एयर फ्यूडलिज्म इन इंडिया, वॉज एयर फ्यूडलिज्म इन इंडिया नामक शोध पत्र लेख में इस पर आवाज उठाई। बर्टन स्टाइन भारत में सामंतवाद की अवधारणा के संबंध में दक्षिणी भारत में खंडित राज्य सेमेट्री स्टेट निर्माण की अवधारणा को प्रस्तुत करते हैं। स्टाइन के अनुसार दक्षिणी भारत में राजतंत्र सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप से अधिकारी तंत्र अथवा संवैधानिक राजतंत्र के स्थान पर पवित्र या आध्यात्मिक राजतंत्र को प्रतिबिंबित करते हैं। शासकों का प्रजा अथवा संसाधनों पर प्रभावशाली नियंत्रण केवल उनके राजनीतिक केंद्रों की नाभिकीय परिधि तक सीमित था तथा इन केंद्रों के बाहरी परिधि में इन शासकों का केवल अनुष्ठानिक अनुष्ठानिक महत्व था। कारासिमा ने सामंतवादी और विखंडित राज्य मॉडलों को नहीं स्वीकार किया तथा यह माना कि चोल काल में केंद्रीकृत राज्य सत्ता का अभ्युदय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्राचीन नगरों का पतन, भारत के प्राचीन नगरों के पतन पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह पुस्तक है रामशरण शर्मा की। रामशरण शर्मा 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास के पूर्व मध्यकाल में राज्य द्वारा भूदान एक सामान्य बात थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भूदानों के प्रभाव को ठीक प्रकार से व्यक्त नहीं करता? भूदानों के परिणाम स्वरूप कृषि का विस्तार हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में ब्राह्मणों के एक वर्ग का प्रभाव बहुत बढ़ गया था। भूदानों के कारण जातियों का भी विस्तार हुआ। भूदान क्षेत्रों के सीमांत पर रहने वाली जनजातियों को इन क्षेत्रों में कृषि क्रम में सम्मिलित कर समाज में अस्पृश्य जातियों के रूप में स्थान दिया गया। तो ये तीनों कथन भूदान से संबंधित सही है। तमिलनाडु के ब्रह्मदेय व अग्रहार क्षेत्र और व सभा ग्रामों के भाग थे। तो ये बात है जो गलत है। द नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। ए, ब और स सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनेक वामपंथी इतिहासकारों ने पूर्व मध्यकाल को राजनीतिक विखंडन व आर्थिक पतन का काल माना। उन इतिहासकारों के युगम को चिन्हित कीजिए जिन्होंने इस काल को कृषि के प्रसारण के कारण क्षेत्रीय व उप क्षेत्रीय स्तर पर राज्य निर्माण का काल कहा था। उन वामपंथी इतिहासकारों ने पूर्व मध्यकाल को राजनीतिक विखंडन व आर्थिक पतन का काल कहा। उन इतिहासकारों के युग्मों को चिन्हित कीजिए जिन्होंने इस काल को कृषि के प्रसारण के कारण क्षेत्रीय व उप क्षेत्रीय स्तर पर राज्य निर्माण का काल कहा था। तो यह किसने कहा था? वीडी चट्टोपाध्याय और हरमन कोलके ने। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्तोत्तर काल के संबंध में निम्नलिखित में से सत्य कथन है। गुप्तोत्तर काल के बारे में सत्य कथन कौन से हैं? पहला कि इस काल में कृषक मुख्य रूप से
शूद्र वर्ण के माने गए। जनजातियों का बड़े पैमाने पर जाति व्यवस्था में समावेश हुआ। ब्राह्मणों को प्रदत्त भूमि अनुदानों में राजनीतिक सत्ताओं को वैधानिकता प्रदान करने में अहम भूमिका निभाई। इस काल में नगरों का चौमुखी विकास हुआ। नगरों का विकास नहीं बल्कि नगरों का पतन हुआ था। 4 नंबर ऑप्शन गलत है, 1, 2 और 3 सही है। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विद्वान ने पूर्व मध्यकालीन दक्षिणी भारत के संदर्भ में ब्राह्मण कृषक संधि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? पूर्व मध्यकालीन दक्षिणी भारत के संदर्भ में ब्राह्मण कृषक संधि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बर्टन स्टाइन ने। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल बरूनी ने निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए भारतीयों की अत्यंत सराहना की? अल बरूनी ने कौन से कार्यों के लिए जो भारतीयों की अत्यंत सराहना की थी? तो यह की थी पवित्र स्थानों पर तालाब व जलाशयों के निर्माण को लेकर। पवित्र स्थानों पर तालाब और जलाशयों के निर्माण को लेकर अल बरूनी ने जो भारतीय लोगों की अत्यंत सराहना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलबरूनी ने निम्नलिखित में से किन धार्मिक रीतियों के प्रचलन का वर्णन किया? अलबरूनी ने कौन सी धार्मिक रीतियों के प्रचलन का वर्णन किया था? तो दैनिक यज्ञ, दान, व्रत और तीर्थ यात्रा, इन चारों का ही उल्लेख किया है। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन है पूर्व मध्यकाल में मुद्रा के प्रचलन में गिरावट आई। पूर्व मध्यकाल में जो मुद्रा के प्रचलन में गिरावट आई थी, व्यापार अर्थव्यवस्था व नगरों का हवास हुआ था। व्यापार का, अर्थव्यवस्था का और नगरों का भी हवास हुआ था। ये दोनों कथन सत्य है लेकिन व्याख्या जो सही नहीं है। ए और आर दोनों सही है किंतु आर जो ए की सही व्याख्या नहीं करता। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व मध्यकालीन किसी साहित्यिक ग्रंथ से ज्ञात होता है कि तत्कालीन समय में धान की 50 से भी अधिक किस्मों की खेती होती थी। पूर्व मध्यकालीन किसी साहित्यिक ग्रंथ से ज्ञात होता है कि तत्कालीन समय में धान की 50 से भी अधिक किस्मों की खेती होती थी। शून्य पुराण में। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। यहाँ पर कुछ मंदिरों के नाम दे रखे हैं और उनके स्थान से सुमेलित करना है। सबसे पहले नंबर पर है वृद्धेश्वर मंदिर। वृद्धेश्वर मंदिर जो तंजौर के अंदर है। दूसरे नंबर पर है होयसलेश्वर मंदिर। होयसलेश्वर मंदिर जो हलेबीडु में है। तीसरे नंबर पर है गौतमेश्वर प्रतिमा। गौतमेश्वर प्रतिमा जो श्रवण बेलगोला कर्नाटक में है। और चौथा है कैलाशनाथ मंदिर। कैलाशनाथ मंदिर है जो कांचीपुरम में है। तो वृद्धेश्वर मंदिर तंजौर, होयसलेश्वर मंदिर हैलीवुड, गौतमेश्वर प्रतिमा श्रवण बेलगोला और कैलाशनाथ मंदिर है जो कांचीपुरम में। बी, डी, ए और सी, 6 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मूर्ति कला का तीर्थ कहा जाता है? कौन सा स्थल है जो मूर्ति कला का तीर्थ कहा जाता है? खजुराहो। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नटराज शिव को एक बोने के ऊपर चढ़कर नृत्य करते हुए दिखाया जाता है जिसका नाम है। नटराज शिव को एक बोने के ऊपर चढ़कर नृत्य करते हुए दिखाया जाता है जिसका नाम है, तो उसका नाम है मोइलक। द नंबर ऑप्शन। मोइलक एक बोना है जो अज्ञान व खल का प्रतीक है जिस पर चढ़कर नटराज शिव नृत्य करते हुए दिखाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्मारकों व वहां के प्रसिद्ध शिल्प को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित स्मारकों और वहां के प्रसिद्ध शिल्प। सबसे पहले नंबर पर एलिफेंटा। एलिफेंटा में गुफाएं हैं। दूसरे नंबर पर खजुराहो। खजुराहो में मंदिर है। तीसरे नंबर पर सांची। सांची का स्तूप और शरण बेलगोला की मूर्ति। तो ए, सी, डी और बी, द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मंदिरों व उनके स्थानों को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित मंदिरों और उनके स्थानों को जो सुमेलित कीजिए। सबसे पहले नंबर पर है शिव मंदिर। शिव मंदिर है जो तंजावुर में है। दूसरे नंबर पर है सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर जो पाटन में है। तीसरे नंबर पर है श्रीरंगम मंदिर। श्रीरंगम मंदिर जो तिरुचापल्ली में है। और चौथे नंबर पर है पद्मनाभ स्वामी मंदिर। पद्मनाभ स्वामी मंदिर है जो यह पद्मनाभ स्वामी मंदिर तिरुवनंतपुरम में। तिरुवनंतपुरम। शिव मंदिर तंजावर, सूर्य मंदिर पाटन, श्रीरंगम मंदिर तिरुचापल्ली और पद्मनाभ स्वामी मंदिर जो तिरुवनंतपुरम में। डी, ए, सी और बी, ए नंबर ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया? कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंहदेव फर्स्ट ने। पूर्वी गंग वंश के शासक नरसिंहदेव प्रथम ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उड़ीसा के मंदिरों की निर्माण शैली में निम्नलिखित अंगों का नीचे से ऊपर की ओर सही क्रम क्या है? उड़ीसा के मंदिरों की निर्माण शैली में निम्नलिखित अंगों का नीचे से ऊपर क्रम क्या है? तो इसमें सबसे नीचे नंबर आएगा, नीचे पर आएगा पाभाग, उसके पश्चात उसे ऊपर बड़, बड़ से ऊपर बेकी और बेकी से ऊपर जो खपुरी। 3, 4, 1 और 2 6 नंबर ऑप्शन। कलिंग स्थापत्य शैली में 3 प्रकार के मंदिर देखने को मिलते हैं: रेखा देउल, पीड़ा पीड़ या पीड़ा देउल और खाकरा देउल। मंदिर के नीचे से ऊपर के भाग पाभाग या पिस्ता, उससे ऊपर बर या बड़, भूमि, बेकी, अमला और सबसे ऊपर खपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलिंग स्थापत्य उड़ीसा मंदिर स्थापत्य, कलिंग स्थापत्य का रत्न किस मंदिर को कहा जाता है? तो कलिंग स्थापत्य का रत्न है मुक्तेश्वर मंदिर। 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर कौन सी शैली में निर्मित है? तो भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर है नागर शैली में निर्मित। ए नंबर ऑप्शन। यह उड़ीसा में नष्ट होने से बचे मंदिरों में से सबसे बड़ा व ऊंचा है। नागर शैली के इस मंदिर का शिखर अपने पूर्ण रूप में सर्वोत्तम शिखर है। इसका निर्माण सोमवंशी शासकों ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जगन्नाथपुरी मंदिर में जगन्नाथ, सुभद्रा व बलभद्र की मूर्तियां किससे बनी है? जगन्नाथपुरी मंदिर में जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र की मूर्ति किससे बनी है? लकड़ी से। 6 नंबर ऑप्शन। चनकेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया? चनकेश्वर मंदिर का जो निर्माण है यह विष्णुवर्धन, होयसल वंश का शासक था विष्णुवर्धन, इसने जो चनकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल की मठ किस संप्रदाय से संबंधित है? गोल की मठ है जो शैव संप्रदाय से संबंधित है। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि गुप्तोत्तर काल में श्रेणियां गिल्ड की कार्य समिति को कार्य चिंतक कहते थे। गुप्तोत्तर काल में श्रेणियों की जो कार्य समिति थी उसे कार्य चिंतक कहा जाता था, तो यह सही है। दूसरा कि श्रेणियों की अक्षय निधि पर प्राप्त ब्याज दुकुल कहलाता था, तो दुकुल जो है ये कपड़े का प्रकार था, ना कि ब्याज। 2 नंबर ऑप्शन इसका गलत है, केवल एक सही, ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के चैप्टर का और इस बुक का ही अंतिम क्वेश्चन है कि इतिहासकार रामशरण शर्मा के अनुसार निम्न में से कौन सा कार्य सामंत के कर्तव्यों में शामिल नहीं था? इतिहासकार रामशरण शर्मा के अनुसार निम्न में से कौन सा कार्य जो सामंत के कर्तव्यों में शामिल नहीं था? तो नियमित रूप से कर देना, दरबार के विशेष उपहार भेंट करना और युद्ध के अवसर पर सैनिक सहायता करना, यह सामंत का कर्तव्य था या सामंत का कार्य था। शासक को सलाह देना व प्रशासनिक सहायता करना यह सामंत का कार्य नहीं था। 6 नंबर ऑप्शन। तो इसी के साथ ही आज का 16वां नंबर चैप्टर जो पूर्व मध्यकालीन भारत था वह यहीं पर समाप्त होता है। और इसके साथ ही हमने प्राचीन भारतीय वस्तुनिष्ठ जो बुक है रवि कुलेरिया सर की, इसको हमने शुरू किया था 13 दिसंबर को जो शुरू किया था। पिछले 40 दिनों में हमने ये बुक और इसके साथ ही एक बुक और जो नाथ पब्लिकेशन की बुक थी उसका भी एंसेंट का पार्ट कंप्लीट किया है। तो 40 दिनों में हमने 2 बुकों के एंसेंट के पार्ट कंप्लीट किए। इस बुक में हमने टोटल 16 चैप्टर किए हैं। इन 16 चैप्टरों में 3314 क्वेश्चन हमने किए हैं। और अब जल्द ही रवि कुलेरिया सर की मध्यकालीन हम भारतीय वस्तुनिष्ठ बुक को भी शुरू करेंगे। उसकी जानकारी मैं आज या कल मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा कि कब शुरू करने वाले हैं। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को भी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज ये बुक समाप्त होती है। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद। मिलते हैं एक नई बुक के साथ, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के साथ।